देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। मैम अच्छा देखो हम लोग जो है सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 7 हम लोग का स्टार्ट हो गया था। इसमें देखो मिडिल में मैंने 2 क्वेश्चन बाकी रखा था, 16 के बाद 17 18, उसके बाद मैंने 19 20 करवाए। ठीक है, 20 के बाद से कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में वो 2 दिखा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग का हो गया था। अब 21 में देखो क्या बोला है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, बोल रहा है कि अगर ए के साथ ए का यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। क्या तुम लोग बता सकते हो अगर ए के साथ ए का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये देखो कैसे करना है। अगर कुछ ना समझ में आए, तुम लोग कोई भी अपने मन से एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, दो दो मेंबर्स यानी 2 ऑब्जेक्ट का ले सकते हो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मतलब आसानी से समझने के लिए 1 2। ठीक है, अब मुझे बोला गया ए यूनियन ए करो। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा ए यूनियन ए करने से? बोलो आंसर क्या होगा ए यूनियन ए करने से? गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग क्रिश। मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो ए यूनियन ए करने से कितना आएगा, नहीं बता सकते हो तुम लोग। ए यूनियन, यूनियन का मतलब क्या था वो अगर भूल गए हो तो कैसे बताओगे। ए यूनियन ए का मतलब हमें क्या करना है, ऐसे ही ना। ये देखो ए यूनियन ए का मतलब अगर इसे लिखे हम लोग तो ये कैसे होगा 1,2 यूनियन 1,2। तो इसको क्या लिखेंगे, यूनियन का मतलब क्या था कि हम लोग सारे डेटा को लिखना है हमें, दोनों सेट का, लेकिन रिपीटेशन को एक ही बार लिखना है। तो ए यूनियन ए का आंसर क्या होगा? अरे बोल सकते हो, बोलो ए यूनियन ए का आंसर क्या होगा? हम ए होगा। हाँ ए होगा, 1,2 ही होगा ना। ए यूनियन ए लिखेंगे तो आंसर ए ही आएगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग जस्ट यहाँ से देख के नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से ना एग्जाम में भी ऐसा एग्जाम्पल जो है क्रिएट करके कर सकते हो। 2 डिजिट का लो तो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जाना है, मतलब ए यूनियन ए क्यों ए होता है, देखो कंसेप्ट तो वही है, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। अगर मुझे सेम सेट का यूनियन करना है, सेम सेट के डेटा को लिखना है, तो मेरा तो वही आएगा, अलग तो कुछ इसमें एलिमेंट आने वाला है नहीं। तो ए यूनियन ए ए हो गया। तो हम यहाँ पर तुम लोग को जो है प्रोसेस बता रहे हैं, देखो कि कैसे करके तुम लोग आंसर कर सकते हो। एग्जाम में ये सब छोड़ के थोड़ी ना आना है। तो देखो ए यूनियन ए हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हम लोग 22 वाला करते हैं। देखो इसमें बोला है ए इंटरसेक्शन ए। अगेन यही वाले एग्जांपल से सोच के देखो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा। यही वाला एग्जांपल ले लो कि 1,2 है, तो फिर इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो आंसर क्या आएगा? हम ए ही आएगा। ए ही आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है, कॉमन डेटा को लिखना। तो 1,2 में कॉमन क्या है 1,2 है, तो इसका मतलब ए ही आ जाएगा। तो 22 का आंसर हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। और अगर कंसेप्ट थोड़ा मतलब ये ऑपरेशंस कैसे होता है वो अगर तुम लोग को प्रोसेस पता है तो तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। मैंने 1,2 लिया, तुम लोग 3 4 ले लो। मोर देन 2 लेने के लिए हम इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें तुम लोग को काफी टाइम लगेगा। तो 2 एलिमेंट लेने से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद 23 देखो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ था। देखो लास्ट दिन मैंने जब बताया तो डी मॉर्गन्स लॉ बताया था ना। ये देखो डी मॉर्गन्स लॉ, अच्छा यहाँ तो नहीं है, दूसरे पीडीएफ में है, पीडीएफ ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है तो मिलेगा जरूर। ये देखो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा। तो बोलो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। मैंने डी मॉर्गन्स लॉ को याद रखने का तुम लोग को एक प्रोसेस बताया था कि ए यूनियन बी का अगर होल कंप्लीमेंट है तो ए में कंप्लीमेंट दे दो, बी में कंप्लीमेंट दे दो, अगर यूनियन है तो उसे इंटरसेक्शन कर दो। ये होल कंप्लीमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये दोनों का आंसर सेम आता है जो हम लोगों ने मैट के एक एग्जाम्पल से देखा था। फिर वहां पर ही लास्ट में लिखा हुआ था कि ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद 24 वाला तुम लोग बताओ। 23 मैंने याद दिला दिया, 23 के जैसा ही है 24। यहाँ पर दिया है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, कौन सा आंसर होगा। सेम उसी तरीके से करना है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देना है, दोनों में कंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मैंने बता भी दिया क्या करना है। आंसर बोलो क्या होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का। यहाँ पर लिख लेते हैं, ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, और होल कंप्लीमेंट में हम लोग का इंटरसेक्शन था तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 25, ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए। बोल रहा है कि अगर हम लोग ए और ई का यूनियन करते हैं तो कितना मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ हमें एक एग्जांपल दिया है कि ई जो है वो ए का सुपरसेट है। ठीक है, तो ए सबसेट है, तो इसमें तुम लोग एक एग्जांपल बना लो। जैसे हम ई का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, सपोज ई का वैल्यू मैंने लिख लिया 1 2 3 और ए का वैल्यू मैंने लिख लिया 1 2। ठीक है, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अगर 1 2 लिखेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, अगर 1 2 3 लिखेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बोला है ए यूनियन ई निकालो, तो अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ए यूनियन ई निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन ई का आंसर क्या हो गया, ई हो गया। गुड मॉर्निंग अश्विना। गुड मॉर्निंग अश्विना। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, ए यूनियन ई इज इक्वल टू कितना होगा, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो उससे ए यूनियन ई का आंसर हम लोग का ई आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन हाँ, ये कौन सा एग्जाम्पल लेना है, सबसेट का लेना है कि प्रॉपर सबसेट का, हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 और ए में मैंने लिख दिया 1 2 3, तो इससे भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि E इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये बोल ही सकते हैं ना, E इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ए यूनियन ई करने से कितना आ जाएगा, उसमें भी हम लोग का 1 2 3 आएगा। मतलब किसी भी हालत में अगर तुम लोग सिर्फ सबसेट का एग्जाम्पल लेते हो तो भी आंसर ई आएगा, अगर तुम लोग प्रॉपर सबसेट का जो है एग्जाम्पल के साथ आंसर देते हो तो भी ऑप्शन जो है हम लोग का आंसर जो है ई आएगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। दोनों केस में ऑप्शन बी होगा। मतलब ऐसा लग सकता है नहीं यही क्यों ले, ये भी तो एग्जांपल हम लोग का सबसेट सुपरसेट का है, तो वही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। 26 में देखो सेम वही चीज बोला है, ए इंटरसेक्शन ई करना है, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा 26 नंबर में सेम एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ई करना है हम लोग को, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 आएगा, ये पहले वाले एग्जाम्पल से, और दूसरे वाले एग्जाम्पल से अगर इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दोनों अलग अलग आंसर आ रहा है। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पर दोनों अलग अलग आंसर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, यानी यहाँ पर आंसर आ रहा है ए और यहाँ पर आंसर आ रहा है ई। देखते हैं क्या हम लोग के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, चेक करते हैं। 26 में आंसर ए भी है और आंसर ई भी है। अच्छा ठीक है, तो आंसर ए भी है ई भी है, तो कौन सा आंसर देना चाहिए, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर 26 का आंसर क्या लिया गया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, ये वाला ही होना चाहिए, क्योंकि अब प्रॉपर सबसेट है कि सिर्फ सबसेट है वो तो हमें नहीं पता। ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए बोला है। ठीक है, देख लेते हैं 26 का आंसर क्या रखा है इन्होंने, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों आंसर ही आ रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या लिया है वो देखना है मुझे। ट्वेंटी सिक्स का आंसर इन्होंने लिया है ए। अच्छा, 26 का आंसर ए लिया है, यहाँ पर हम एक बार नोट डाउन करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या आंसर आ रहा है।
ए मतलब ये वाला आंसर लिया गया है, ये वाला आंसर लिया गया है, ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर 26 नंबर में हम लोग एक बार फिर से अगर क्वेश्चन को देखें तो सेम ही क्वेश्चन, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ई करने के लिए बोला है, ए और ई में कॉमन, तो अगर ये वाला होता है तो ए और ई में कॉमन 1 2 है, और इसमें तीनों ही कॉमन आ जा रहा है, ऑप्शन ई भी है। अच्छा तो इससे देखो ये कंक्लूजन निकल के आता है, ये हम लोग का कंफ्यूजन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? देखो यहाँ पर मैंने दोनों एग्जांपल लिए, दोनों एग्जांपल से हम लोग का सेम आंसर आया, मतलब दोनों एग्जांपल इन द सेंस ये क्या एग्जांपल था, ये था प्रॉपर सबसेट का, ठीक है, और ये क्या था, ये था सिर्फ सबसेट का, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, और ये सबसेट का एग्जांपल था। और यहाँ पर हम लोग का आंसर मैच हुआ कौन से वाले एग्जांपल से, ये ए इंटरसेक्शन ही, ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट से मैच हुआ, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन देखो कि जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो हम लोग यहाँ पर ये मान के अपना एग्जाम्पल लेंगे या फिर इस तरीके से आंसर को सॉल्व करेंगे कि ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा प्रॉपर सबसेट के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन का आंसर देना है, प्रॉपर सबसेट के एग्जाम्पल से, ठीक है, सिर्फ सबसेट, क्योंकि ये ना सिर्फ सबसेट तो नहीं है, ये इक्वल सेट भी है, तो इसीलिए वैसे तो देखो ये इज अ सुपर सेट। अच्छा हाँ, और एक चीज भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमें पर्टिकुलरली बता दिया ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए और ए इज अ सुपर सेट ऑफ ई। अगर हम लोग ये सबसेट का ये एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ऑल्सो ए इज अ सुपर सेट ऑफ ई, लेकिन उसका हमारे यहाँ पर कोई जो है डिक्लेरेशन नहीं है। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है कि ई इज सुपर सेट ऑफ ए, तो हम लोग अपने से ये एजम्पशन नहीं ले सकते ए इज सुपर सेट ऑफ ई, यानी कि हम लोग सबसेट का एग्जांपल नहीं ले सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ सुपर सेट का ऐसा एग्जांपल लेना है जहां पर ई ओनली ई ही सुपर सेट कहलाएगा, ए नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल जो है ये हमें हटा देना है, ठीक है, इसका यूज नहीं करना है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने इस तरीके से एक बार बोल दिया, तो इसका हमें यूज नहीं करना है। जब हमें बता दे रहा है पर्टिकुलरली कि ई ही सुपर सेट है, तो एग्जांपल वैसे ही लो कि ई सुपर सेट। अब ये वाला एग्जांपल ही क्यों करेक्ट है, क्योंकि सुपर सेट का मतलब क्या था, सुपर सेट का मतलब था कि उसके सबसेट के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर सबसेट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ ई ही सुपर सेट है, ए उसका सुपर सेट नहीं है ऐसा हमें कोई जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो अपने से एजम्पशन नहीं ले सकते। ये करने का मतलब है एजम्पशन ये हो गया ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए एंड ऑल्सो ई इज अ सुपर सेट ऑफ ई, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को आंसर कौन सा देना पड़ेगा, ये भी नहीं चलेगा, इसका मतलब हमें यही वाला देना है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी बता दे पर्टिकुलर कोई सेट सुपर सेट है, तो हम लोग हमेशा प्रॉपर सबसेट के एग्जांपल से आंसर देंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो जाएगा कि सिर्फ जिसको सुपर सेट बोला गया है उसी को सुपर सेट रखेंगे, दूसरे वाले को सबसेट ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 26 नंबर हो गया। अब 27 नंबर में देखो बोल रहा है ई यूनियन ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ई यूनियन ई और ई जो है ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो ई का वैल्यू हम लिख लेते हैं ऐसे अपने हिसाब से 1 2 3 और ए का वैल्यू लिखेंगे 1 2, क्योंकि ई को ही मुझे सुपर सेट रखना है। और अगर हम ई यूनियन ई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा एक सेट अगर खुद के साथ ही यूनियन करता है या इंटरसेक्शन करता है तो वही आंसर निकल के आता है। तो मुझे ये बोलो कि ई यूनियन ई करने पे मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, बोलो। ई यूनियन ई करने से क्या आंसर निकल के आएगा, ई यूनियन ई का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3, एग्जाम्पल के हिसाब से यूनियन 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 ही आएगा। ई यूनियन ई करने से इसका मतलब क्या आंसर आ गया, ई आ गया। देखते हैं ऑप्शन में ई है कि नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा इसके बाद 28, ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये बताने का कोशिश करो। ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, अगर ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए तो ई में लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 और ए में लिख लेते हैं 1 2, तो इससे क्या हो गया ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ए का
1 2 इंटरसेक्शन का साइन दे दो। अब ई कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ई कंप्लीमेंट का मतलब ये हो जाएगा, अगर ई कंप्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्स में जो नंबर है लेकिन ई के पास नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे ई कंप्लीमेंट। तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का भी मुझे एग्जांपल लेना चाहिए। सपोज यूनिवर्सल सेट में मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ई कंप्लीमेंट में क्या क्या आएगा? कंप्लीमेंट का मतलब क्या था कि दुनिया के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। कौन बोल रहा है जिसका कंप्लीमेंट निकाल रहा है? तो बोलो दुनिया यानी ये यूनिवर्स, एस मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। तो ई कंप्लीमेंट क्या क्या आएगा ये बताओ, बोलो ई कंप्लीमेंट में क्या क्या आएगा? 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ई कंप्लीमेंट मिल गया एग्जाम्पल के हिसाब से। अब यहाँ पर लिख लेंगे 4 5 और 6, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा बोलो? ये दोनों का इंटरसेक्शन करने से क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन। ये तो एम्प्टी रह जाएगा ना। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? एम्प्टी रह जाएगा, सही है। कौन सा ऑप्शन होगा फिर? मतलब लिखना क्या होगा आंसर? बी। हाँ 5 5 लिखना पड़ेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे 5 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बोलोगे कि मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेके नहीं करना, ये सबसे आसान तरीका है। अगर एग्जाम्पल लेके नहीं करना है तो थोड़ा डिटेल्स में समझना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, तब ऐसे सोचना पड़ेगा कि ई कंप्लीमेंट का मतलब तो ये हो गया कि दुनिया के पास है बट ई के पास नहीं है, लेकिन ए क्योंकि ई का सबसेट है तो ए के पास तो वही एलिमेंट होगा ना जो ई के पास है। समझो, ए के पास वही एलिमेंट होगा, ए के पास जो भी एलिमेंट होगा वो ई का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ई जो है ए का सुपर सेट है। लेकिन हमें जो है इंटरसेक्शन करने के लिए बोल रहा है ए के एलिमेंट के साथ ई कंप्लीमेंट। अब ई कंप्लीमेंट का मतलब वो सारा एलिमेंट जो ई के पास नहीं है, तो उसका मतलब ए के पास भी नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इतने सारे चीजों को समझने के लिए जो है अगर दिक्कत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर है कि तुम लोग कोई भी डिजिट लेके एग्जाम्पल क्रिएट करके करोगे तो सही आंसर ज्यादा दे पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा सोचना पड़ेगा इसमें, जैसे ये ई यूनियन ई था तो मुझे ई के साथ ई का यूनियन करना है, ठीक है। तो खुद के साथ खुद का ही यूनियन करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे दो फ्रेंड है, उनका यूनियन उनको इकट्ठा रखना है तो दो ही रहेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट को अगर एग्जाम्पल नहीं लेते हो तो कैसे सोचना पड़ेगा? ए के पास जो एलिमेंट है ई के पास, ठीक है, ई कंप्लीमेंट के पास नहीं, ई के पास भी सेम वही एलिमेंट है, उससे बल्कि ज्यादा है, उससे बल्कि ज्यादा है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये एलिमेंट तो है ही, उससे ज्यादा है। लेकिन ई कंप्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्स में है बट मतलब एस माइनस ए यूनिवर्स में है बट जो है एस माइनस ई बट ई में नहीं है। अब ई में अगर नहीं है तो वो एलिमेंट तो ए में होगा नहीं, तब तो सुपरसेट होने से रहा, ठीक है। तो इसीलिए बेटर ये है कि तुम लोग ऐसा कोई डिजिट लेके एग्जाम्पल कर लोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। और सिंपल डिजिट लो, 1 2 3 4 ऐसे लगातार लो, आंसर मिल जाएगा। फिर इसके बाद 29 में देखो, बोल रहा है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अच्छा, हम लोग को बोल रहा है ए इंटरसेक्शन फाई का आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बोला है ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, मतलब ये वाला ई का वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 और ए का वैल्यू ले लेते हैं 1 2, तो इससे क्या हो गया? ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए हो गया। अच्छा, अब मुझे करना है ए इंटरसेक्शन फाई, ए है 1 2, ठीक है, इंटरसेक्शन फाई सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, ए है, ई है, फाई है, नन ऑफ दिस है। 1 2 और यहाँ पर कुछ, हाँ 5 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 के बाद कुछ नहीं है, मतलब जो है खाली है, एम्प्टी है, और ये भी एम्प्टी है, तो दोनों में एम्प्टी जो है वो कॉमन है। यहाँ पर से एम्प्टी स्टार्ट हो गया खाली, और ये भी खाली सेट है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन बात क्या है? 2 के बाद इसका खाली है और इसका पूरा ही खाली है, तो दोनों में कॉमन बात हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। मतलब खाली जो स्पेस, यहाँ पर खाली एलिमेंट और यहाँ पर भी, तो ये हम लोग का हो गया
ऑप्शन सी, ठीक है। ये बात हम लोगों ने लास्ट दिन कब पढ़ा था पता है, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे पावर सेट या फिर जो है एक सेट से कितने सारे हम लोग सबसेट बना सकते थे, तब मैंने ये बात बोला था कि एम्प्टी सेट को हमेशा उस सेट का सबसेट इंक्लूड करना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ पर सेट थ्योरी में जो मतलब कंसेप्ट है वहां पर बोला था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये चीज जो है इनका इसके बाद से एम्प्टी स्टार्ट हो गया और ये जो है यहाँ पर एम्प्टी सेट है। 30 में बोला है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, अगर ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए तो ई का एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और ए का वैल्यू ले लिया मैंने 1, 2। अब मुझे ए लेना है, ए का वैल्यू है 1 2 और यूनियन करना है ए कंप्लीमेंट के साथ। अच्छा, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग यूनिवर्सल सेट से भी समझ सकते हैं, या फिर ये इसका तो सुपर सेट यही है ना। देखो इसका यूनिवर्स लेकिन यही है, वैसे यूनिवर्सल सेट तो एस होता है, लेकिन ए कंप्लीमेंट का तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, जो उसके सुपर सेट में है लेकिन उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 3 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग सुपर सेट नहीं क्रिएट करते हैं तो ए कंप्लीमेंट का वैल्यू हम लोग का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3। अब ये दोनों को अगर हम लोग मिक्सड अप कर लेते हैं, यूनियन का मतलब तो मिक्सड अप ही करना है बट कॉमन डिजिट को एक ही बार लिखना है, तो 30 का आंसर हम लोग का क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। 30 का आंसर हम लोग का ई आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, 30 में ऑप्शन ई है, ये देखो ई है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 5 है, ए है, ए आंसर कभी नहीं आ सकता है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करने से ए आंसर नहीं आ सकता, इसीलिए क्योंकि ए कंप्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है ना, ए में है और ए में नहीं है, दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट निकल के आता है वो हो गया ए में एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दोनों को मिलाएंगे तो ए कैसे आएगा, ए तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये वाला हमें क्या बता रहा है, जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए पे, और ए कंप्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ओनली ए, ठीक है, ओनली ए में जो है, और इसमें नॉट इन ए में नहीं है ऐसे सारे एलिमेंट, तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का जो है मतलब ओवरऑल पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए दिया है ये तो आंसर हम लोग का कभी नहीं हो सकता, और 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एस का कोई आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैंने ई सुपर सेट को ही यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मान लिया ए के लिए। मतलब ए कंप्लीमेंट हम लोग ई से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ई उसका सुपर सेट है, कि अगर ई सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि ए में सॉरी जो कि हाँ ई सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो ए में 1 2 है, ई में 1 2 3 है, तो इससे भी एक कंप्लीमेंट निकल सकता है, ठीक है। तो इससे एक कंप्लीमेंट निकल गया, हम लोग का 3 हो गया। तो ये वाला हो जाएगा। अब देखो अगर तुम लोग एस ले लेते तो प्रॉब्लम क्या था हम बताते हैं, 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5। अब यहाँ पर अगर हम लोग यूनियन करेंगे 1 2 और 3 4 5 का, अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लेते तो फिर यहाँ पर आंसर आता 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर मेरा एस आ जाता, ठीक है, यूनिवर्स आ जाता। बट देखो यहाँ पर एस का कोई ऑप्शन है नहीं, तो ई आंसर मतलब तब तुम लोग सोचोगे तब तो हम लोग नन ऑफ दिस आंसर दे देंगे। देखो नन ऑफ दिस आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ चीज ना हमें फॉलो भी करना पड़ता है, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ई से भी ये चीज कंसेप्ट जो है बनता है। हमेशा यूनिवर्सल सेट तब लेंगे जब हमारा जो है सुपर सेट वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट क्यों लिया, क्योंकि ई कंप्लीमेंट बोला था, तो ई कंप्लीमेंट को तो और ए से कंपेयर करके नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इसका सुपर सेट है। लेकिन इन दोनों में ए कंप्लीमेंट पूछा है तो ई को देख के हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट का कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, तो अगर यूनिवर्सल सेट मान के करते हैं तो आंसर एस आएगा, जिसका देखो ऑप्शन में कोई यहाँ जगह है ही नहीं, यहाँ पर ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, ई या एस हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट आंसर के लिए एस तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ई दिया है। तो अगर हम लोग का ई से भी आंसर हो सकता है तो हमें 30 का आंसर ए देना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ई से आंसर हो सकता है बिकॉज हम लोग ए कंप्लीमेंट ई से डिफाइन कर सकते हैं, पहले वाले में एस लेना इसीलिए जरूरी था, कंपलसरी था
था बिकॉज ई कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सल सेट का पता होना जरूरी है, नहीं तो ई कंप्लीमेंट ए से डिराइव नहीं होगा, लेकिन ए कंप्लीमेंट ई से डिराइव हो जाएगा। इसीलिए इस ऑप्शन से हम लोग नहीं करके इस ये वाले ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन से करेंगे तो आंसर नन ऑफ दिस आएगा, जबकि ई भी हमारा आंसर हो सकता है। तो जब तक हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा तब तक हमें आंसर पे कंसंट्रेशन करना चाहिए कि हाँ ए ऑप्शन भी हम लोग का आंसर हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन जब मेरा ए हो सकता है तो हम डी का ऑप्शन क्यों ले। तो यहाँ पर इसका रीजन और भी इसीलिए है क्योंकि ए कंप्लीमेंट हम लोग सुपरसेट से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो ई का सबसेट है, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब वो डेटा जो उसके सुपरसेट में है बट उसके पास नहीं है, और अगर ब्रॉडली बोले तो जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, लेकिन उसके पहले तो ई से भी कंपेयर किया जा सकता है, जो जिसका ऑप्शन यहाँ नहीं था, तभी यहाँ पर मैंने एस का जो है ऑप्शन लिया था। यहाँ पर एस लेने का रीजन यही था कि ई कंप्लीमेंट हम लोग एस बिना कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को आंसर देना है 30 का ए। अच्छा, अब 31 में देखो ई में हमें कुछ डेटा दे दिया है और सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 + x ग्रेटर देन 10, तो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि ई का जो सबसेट है उसका नाम कुछ नहीं दिया है, बोल रहे हैं वो क्या सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ये डेफिनेशन दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, बोल रहा है x क्या होगा, ये सब x का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए मुझे, ई का वैल्यू दे दिया है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये ई का वैल्यू दे दिया है। सबसेट ऑफ ई का सबसेट ऑफ ई मतलब ऐसा एलिमेंट जो ई में होगा ही होगा। ठीक है, सबसेट ऑफ ई हमें कैलकुलेट करना है और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा 5 + x ग्रेटर देन 10, ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट देने के लिए इन्होंने दिया नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए एक सच दैट। ठीक है, एक ऐसा होगा कि 5 + x ग्रेटर देन 10, तो हमेशा 5 में x ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 10 से ज्यादा होगा, वही हम लोग का सबसेट ऑफ ई होगा। अच्छा, अब ये x कहाँ से आएगा वो भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अब x कहाँ से लाए, x अपने मन से तो मान नहीं सकते, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो सारे वैल्यूज यहाँ से ही आएंगे, क्योंकि ई का वैल्यू ही तो उसके सबसेट का वैल्यू होगा। अब कौन सा वैल्यू होगा वो हमें नहीं पता, उसके लिए हमें इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, x का वैल्यू 1 हो सकता है। अब 1 कंफर्म करना है होगा कि नहीं होगा, तो 5 + 1 करने से आ जाता है 6, तो 6 ग्रेटर देन 10 तो होता नहीं है, तो 1 से आंसर नहीं आएगा। 2 लगा के देखो, 2 + 1 ग्रेटर देन 10, ये भी जो है मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 + 5, ये देखो 3 + 5 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 + 5 9 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं हो रहा है। 9 ग्रेटर देन 10, ये ट्रू नहीं है। अच्छा, 5 + 5 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि 10 से ज्यादा है, ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा जो है बाकी डिजिट से सेटिस्फाई होगा, 6 7 8 9, ये सभी से सेटिस्फाई हो जाएगा। ये देखो 6 + 5 ये ग्रेटर देन 10 करेक्ट है। 7 + 5 12 होता है, ग्रेटर देन 10 करेक्ट है। अच्छा, 8 + 5 13 ग्रेटर देन 10 करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद 9 + 5 ग्रेटर देन 10, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन सा एलिमेंट इसका सबसेट हो सकता है, 6 7 8 9। ठीक है, तो 6 7 8 और 9, यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, 6 7 8 9, मतलब हम लोग का ये ऑप्शन बी होना चाहिए। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेट ऑफ ई क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ ई हो गया 6 7 8 9, ऑप्शन बी। 6 7 8 9 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम लोग को बोला है कि सबसेट का कंडीशन इस तरीके से सेटिस्फाई करना है। एक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ बोला नहीं डिस्क्राइब करके, बट इसी से मिलेगा ना, क्योंकि इसका सुपर सेट है, लेकिन हमें उसी एलिमेंट से या ऑब्जेक्ट से सबसेट बनाना है जो ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि 5 + x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 32 में बोला है ए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो साइन है ना इसका मतलब हम समझाते हैं, ये मैंने बोला नहीं है लेकिन अभी हम बता देते हैं। ये देखो 32 ए ऐसे डेल्टा साइन दिया हुआ है बी,
इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है ऐसा, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है, तुम लोग का तो सेट थ्योरी उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो सेट थ्योरी को जब बहुत डिटेल्स में पढ़ा जाता है तो ये सारे साइन वगैरह और भी यूज होता है। तुम लोग को जितना चाहिए उतना बता दिया, ये था भी नहीं वहां पर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली माइनस और यूनियन का रिलेशन है, इसीलिए दे दिया है। तो ए और ये जो डेल्टा साइन है और बी, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये तुम लोग थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसके लिए ये साइन यूज होता है। एक्चुअली सेट थ्योरी में बहुत सारा साइन यूज होता है ना, पाई होता है, फाई होता है, बिलोंग्स टू होता है, ठीक है, सच दैट होता है, वैसे ये वाला साइन यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को अच्छा यहाँ दे भी दिया था, चलो दे दिया है, कोई बात नहीं। ए का मतलब ये दे दिया है, बी का मतलब ये दे दिया है, हम लोग को ए डेल्टा बी कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो ए डेल्टा बी का मतलब भी दे दिया, इसीलिए दे दिया है क्योंकि इतना डिटेल्स में तो हमें दिया नहीं गया है पढ़ने के लिए। तो ए माइनस बी कितना होगा, ए का वैल्यू है 1 2 3 4, बी का है 3 5 7। ठीक है, ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है, ए माइनस बी निकाल रहे हैं हम लोग, और b का वैल्यू है 3 5 7। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेट क्या करेंगे, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है, जैसे s माइनस a होता है ना, s का a जैसे मान लो a से एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और a एक सेट है 1। अब मुझे अगर a कंप्लीमेंट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, a बोलेगा यूनिवर्स में है बट मेरे पास नहीं है 2 3। इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, s माइनस a, a से हमें a को हटा देना है, तो a 1 है, तो a से अगर a हटा देना है तो 1 हटा देना है, तो क्या मिलेगा 2 3 मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कंप्लीमेंट के तरह ही हुआ ना माइनस, और मैंने ये साइन तुम लोग को दिखाया भी था जब मैंने कंप्लीमेंट बताया था, तो p कंप्लीमेंट को मैंने 2 3 तरह से लिख के दिखाया था कि हाँ इस तरीके से हम लोग का आ सकता है। जैसे कि देखो मैंने ऐसे लिखा था p कंप्लीमेंट, फिर ऐसे ऑब्लिक देके ऐसे डैश लिखा था, फिर ऐसे लिखा था s माइनस पी। कंप्लीमेंट निकालने का मतलब अगर यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करके निकाल रहे हैं s माइनस पी, ऐसे ऐसे मैंने ऑब्लिक दे दे के तुम लोग को साइन लिखवाया था। तो यहाँ पर a माइनस बी का मतलब भी वही हो गया कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, a माइनस बी का मतलब बेसिकली मुझे ओनली a कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसका देखो एक हम 2 3 तरीके से बताते हैं, जिसको जो ठीक लगता है वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर a माइनस बी करना है, हमें हमेशा a पहले लिखना है, b बाद में लिखना है। ठीक है, और a और b में कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, तो 1 नहीं, b में नहीं है तो लिख लेंगे, 2 लिख सकते हैं, कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है हटा दो, 4 कॉमन नहीं है तो यहाँ पर लिखो, तो 1 2 4 आ गया। और यहाँ पर ये देखो, ये 3 5 7 में से 3 तो एलिमिनेट हो गया, 5 7 हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ a लिखना है। ठीक है, जो हम लोग का आंसर आएगा वो ओनली a पे बेस्ड होके आएगा। तो 1 2 4 लिखा, कॉमन एलिमेंट हटा दिया, मतलब हमें क्या करना है, a में से b का कोई एलिमेंट अगर है तो उसे एलिमिनेट कर देना है। तो a में b का एलिमेंट एक ही एग्जिस्ट कर रहा था 3, तो उसको एलिमिनेट कर दिया। और फटाफट करने के लिए हम जो ट्रिक बता रहे वो ऐसे करना है, कॉमन एलिमेंट को काट दो बस और ये a लिख दो 1 2 4। ठीक है, जब a माइनस बी कर रहे हैं, और अगर हम लोग ऑपोजिटली b माइनस a करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर b का वैल्यू पुट करेंगे 3 5 7, तो ही हम लोग का सही आंसर आएगा। उसके बाद माइनस साइन लगा लो, a का वैल्यू है 1 2 3 4। अब क्या करना है, सिंपल जैसे मैंने बोला, कॉमन एलिमेंट को हटा दो, तो 3 3 हट गया, और यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे क्या, b का वैल्यू लिखना है मुझे, तो 5 7। ठीक है, तो a b माइनस a का मतलब क्या हो गया, ओनली b। ठीक है, b माइनस a का मतलब होता है ओनली b, मतलब सिर्फ वो एलिमेंट जो b में है, लेकिन कॉमन है तो नहीं लेना है। ठीक है, तो a माइनस b और b माइनस a हो गया, अब दोनों का यूनियन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी आया है 1 2 4 कैलकुलेट करके, यूनियन b माइनस a आया है 5 7। अब दोनों को मिक्सड अप करके लिखना है 1 2 4 5 7। ठीक है, 1 2 4 5 7, तो आंसर हो गया a डेल्टा b। ठीक है, तो 1 2 4 5 7 यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा।
इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये वाला साइन अगर होगा तो मुझे भी लगता है कि एग्जाम में ऐसे दे देना चाहिए, दे देगा क्योंकि, और अगर बाई चांस नहीं देता है तो थोड़ा सा याद रखो, मुझे लगता है दे देगा, याद रखने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम लोग के स्टडी मैट के अंदर तो दिया नहीं है। और ये देखो ए माइनस बी यहाँ पर डिफाइन किया, कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट लेना है लेकिन वो एलिमेंट मत लो जो बी में है, और ऑपोजिटली अगर बी माइनस ए करना है तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी लेना है, लेकिन अगर वो उसमें से कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमें एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ बी के साथ कंपेयर करके, है ना। तो जो भी हो तो इसको हम लोग ए माइनस बी और इसको बी माइनस ए बोलेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो हम लोग का कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बीच में 2 क्वेश्चन बाकी था ना, वो बताते हैं। देखो 17 नंबर और 18 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। यहाँ पर अगर देखोगे तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख लेते हैं 16 के बाद डायरेक्ट 19 किया था, तो 17 18 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 17 में क्या बोला है, देखो आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आई एक सेट है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं जो बोल रखा है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ई जो है सेट ऑफ E is the set of equilateral triangle, ठीक है, E जो है वो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वो समझना पड़ेगा। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है जैसे कि एक ऐसा ट्रायंगल है, तो ये मान लो है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी 2 साइड इक्वल है, कोई भी 2 साइड होने से चलेगा। जैसे मैंने इसका अगर नाम दे देते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर मैंने ए बी इक्वल टू ए सी किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड ही इक्वल हो, अगर ये और ये इक्वल हुआ तो भी वो आइसोसेलेस होगा। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या है, आइसोसेलेस का मतलब है any two sides are इक्वल, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, तभी वो इक्विलैटरल होगा। तो ये मान लो है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इसे हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जस्ट समझा कि आइसोसेलेस का मतलब क्या है, इक्विलैटरल का मतलब क्या है। हम लोग को क्वेश्चन में देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि कौन किसका सबसेट है, मतलब आई और ई जो 2 सेट का बात बोला है, कौन किसका सबसेट है ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर 2 कंडीशन लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि ये जो ट्रायंगल है क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ ये तो इक्विलैटरल ही है क्योंकि इसका तीनों साइड इक्वल है। अच्छा, ये क्या ये आइसोसेलेस भी है, मुझे ये चीज बताओ, क्या ये आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस का मतलब कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए, कोई भी एटलीस्ट 2 साइड, एटलीस्ट एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कम से कम 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये आइसोसेलेस भी होगा, क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा। होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरा एक क्वेश्चन है, ये आइसोसेलेस तो है ही क्योंकि मैंने वही ड्रॉ किया है, क्या ये इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल नहीं। लेकिन नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल सिर्फ तभी हो सकता है जब तीनों साइड इक्वल है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, इससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो वो आइसोसेलेस भी हो जाएगा, होगा ही होगा, क्योंकि इक्विलैटरल तो तभी होगा ना जब 3 साइड इक्वल है, अगर 3 साइड इक्वल है तो 2 साइड भी इक्वल होगा, 3 साइड अगर इक्वल है तो कोई भी 2 साइड तो इक्वल होगा ही होगा। यानी सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है,
लेकिन जो आइसोसिलिस है वो इक्विलैटरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आइसोसिलिस इक्विलैटरल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो एटलीस्ट दो साइड इक्वल होता है। तो आइसोसिलिस होने पे इक्विलैटरल हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इक्विलैटरल होने पे आइसोसिलिस होगा ही होगा। तो इसका कंक्लूजन हम यहाँ पर लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखवाते हैं यहाँ पर, ऑल equilateral triangles are isosceles, but all isosceles are not equilateral, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने समझा वही मैंने लिखा है कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसिलिस, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है वो आइसोसिलिस है, लेकिन सारे आइसोसिलिस ट्रायंगल इक्विलैटरल है नहीं। अब इससे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन किसका सबसेट है, ठीक है। तो एक सबसेट होगा, एक सुपरसेट होगा। ये देखो ना ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, आई सबसेट ऑफ ई, ई सबसेट ऑफ आई, ई इक्वल आई, नन ऑफ दिस। तो इक्वल तो नहीं होगा, देखो इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई ट्राइंगल वो इक्वल है तो वो इक्विलैटरल, इक्वल मतलब इक्विलैटरल है तो वो आइसोसिलिस हो जाएगा, लेकिन आइसोसिलिस होने पे इक्विलैटरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई और ई इक्वल है ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। अब कौन किसका सबसेट है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है, देखो सबसेट और सुपरसेट का मतलब क्या था। सबसेट और सुपरसेट का मतलब है कि सुपरसेट जो है वो सबसेट का सारे फीचर्स को कंटेन कर लेगा, ठीक है। सुपरसेट जो है वो सबसेट का सारे फीचर्स को कंटेन कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो, इससे ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है हम लोग का कि E जो है, E मतलब ये वाला, ठीक है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सबसेट है। E इज अ सबसेट ऑफ I, ठीक है। E इज अ सबसेट ऑफ I होना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर ये वाला लाइन से हमें आंसर देना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में ही रखा है। जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, हम लोग सेट ई से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। ये जो है वो आइसोसिलिस हो जाएगा, मतलब आई वाले ट्रायंगल से बोल रहे थे। मतलब हम लोग का सबसेट सुपरसेट का कंसेप्ट क्या होता है, मान लो ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और बी एक सेट है जिसमें 1 2 है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ए जो है वो सुपरसेट है, ठीक है, और बी जो है वो क्या है, वो सबसेट है, ठीक है। बी जो है वो सबसेट है। तो यहाँ पर देखो जितने ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसिलिस, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है वो ए में है, तो इसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि जितने सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो आइसोसिलिस भी है, मतलब बी में जो है वो ए में भी है, ठीक है। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसिलिस, तो इसका मतलब बी जो है वो सबसेट हुआ, यानी यहाँ पर ई जो है वो सबसेट हुआ। अगर ई सबसेट हुआ तो आई क्या हो जाएगा, सुपरसेट, यानी ई सबसेट ऑफ आई। बट ऑल आइसोसिलिस आर नॉट इक्विलैटरल, लेकिन सारे एलिमेंट ए के जो है वो बी में नहीं है, इसका मतलब ई इज अ सबसेट ऑफ आई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है। लेकिन हम एक तरीका बता देते, तुम लोग कैसे याद रख सकते हो। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो दोनों राइट आया है, यहाँ पर एक राइट आया है, जहां दो राइट आ रहा है वही हम लोग का सबसेट हो रहा है। ये तो जस्ट मैंने याद रखने के लिए बोल दिया, ये कोई कंसेप्ट नहीं हुआ, कंसेप्ट ये है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम समझा रहे हैं कि अगर तुम लोग इसमें देखोगे और एक क्वेश्चन है उसमें देखना जिसमें मैक्सिमम राइट है वही हम लोग का सबसेट हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल इक्विलैटरल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल होने से ही वो आइसोसिलिस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है, ये 1 2 जो है ये पूरा का पूरा बी में कंटेन हो रहा है, तो इसीलिए, क्योंकि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो ऑल एलिमेंट, इसके साथ ये डेफिनेशन को अगर कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ई क्यों सबसेट है। ऑल एलिमेंट ऑफ बी, देखो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लेना, ये देखो ऑल एलिमेंट समझने के लिए, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर एलिमेंट ऑफ आई, हो गया। तो इसका मतलब E इज अ सबसेट ऑफ
आई हो जाएगा, ठीक है। ई इज अ सबसेट ऑफ आई। तो ये जस्ट समझने के लिए तुम लोग भी चाहो तो यहाँ ऊपर से एक बार पेंसिल से लिख सकते हो कि ये वाला ऐसे कंसेप्ट में हो रहा है। तो यहाँ से पता चलेगा ई इज अ सबसेट ऑफ आई। सेम तरीके से और एक क्वेश्चन है, देखो 18th नंबर का। यहाँ पर बोला है कि R इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। R एक सेट है किस चीज का? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, तो आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। आइसोसेलेस का मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये सपोज है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि मैंने ऐसा ड्रॉ किया है तो ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री मैंने क्यों किया? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये दो साइड क्योंकि इक्वल रखा है मैंने, तो ये आइसोसेलेस भी हो गया एज वेल एज राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। नेक्स्ट देखो बोल रहा है आई इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आई जो है वो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसका कोई भी दो साइड इक्वल है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कोई भी दो साइड इक्वल है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर फिर से कंपेयर करेंगे, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हाँ है, वही तो मैंने ड्रॉ किया है। क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस पे इसका फीचर्स चेक करना है, इस पे इसका फीचर्स चेक करना है। क्या ये वाला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो क्या वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा जरूरी है? बोलो। अगर कोई आइसोसेलेस है तो उसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी होना ही पड़ेगा, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं मैम। नहीं, जरूरी कहाँ है, जरूरी तो नहीं है। हाँ, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा, और क्या ये सिर्फ आइसोसेलेस है? क्या कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ आइसोसेलेस हो सकता है? अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वो आइसोसेलेस होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या वो आइसोसेलेस होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आइसोसेलेस भी है और उसमें एक 90 डिग्री वाला एंगल भी है, तो क्या वो आइसोसेलेस होगा? हाँ मैम। जरूर होगा, है ही आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कम से कम कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो वो तो होगा ही, और आइसोसेलेस राइट एंगल भी होगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि जो भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस होगा, लेकिन हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा बोलेंगे तो कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर लिख देते हैं ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये तो देखो ना कंफर्म है, अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है वो खुद में आइसोसेलेस होगा ही होगा। बट ऑल आइसोसेलेस आर नॉट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो उसके साथ साथ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग को फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन किसका सबसेट है, क्योंकि देखो वही रिलेशन दिया हुआ है, आर इक्वल आई, आर सबसेट ऑफ आई, आर ये जो है ये सबसेट का उल्टा साइन दिया हुआ है, तो ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, इक्वल तो नहीं हो रहा है, वो तो हम लोगों ने कंक्लूजन से देखा, ये तो साइन ही कैसे दिया हुआ है, या तो ये होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को
देखना है कि ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हम लोग का आर सेट को बता रहा है। जितने भी आर सेट में एलिमेंट है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब वो आई में है। जितने भी एलिमेंट आर में है वो आई में है, यानी कि जितने भी एलिमेंट आर में है वो अगर आई में है तो आर इज अ सबसेट ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, आर इज अ सबसेट ऑफ आई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी भी देखो जिसमें दो राइट साइन हुआ है वही सबसेट हुआ है, यहाँ पर भी देखो दो राइट साइन जिसमें था वही सबसेट हुआ था। ठीक है, तो ये तो बस याद रखने का एक तरीका बता दिया, रटने का मैंने, लेकिन उसके पहले समझाया भी है कि देखो क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी होंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे ही होंगे। इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो आई में कंटेन हो रहा है, आर के जितने भी एलिमेंट है। इससे ये कंक्लूजन आता है कि आर इज अ सबसेट ऑफ आई। ठीक है, तो ये हम लोग का 18th नंबर हो गया। और उसके बाद देखो हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट किया अभी अभी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, दैट इज प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है, देखो यहां से फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना। सपोज एक सेट में वैल्यू है 2,5, हम ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं, और एक सेट में वैल्यू है 1,7। अगर हम लोग को इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लैंग्वेज यूज नहीं होता है, यूज होता है क्रॉस। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को क्रॉस कर रहे हैं तो कैसे क्रॉस करके लिखेंगे, तो यहाँ पर ना लिखने का रूल्स है, हम लोग नॉर्मल जैसे क्रॉस करते हैं वैसा नहीं करना है। यहाँ पर आंसर हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। हम लिख के दिखाते हैं कैसे करके हमें लिखना है। तो ऐसे पहले सेकंड ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, ये देना पड़ेगा। अब इसमें क्या लिखेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा 2 और 1 में, 2 और 7 में। क्या 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 7 14 लिखना पड़ेगा? नहीं, हमें पेयर में आंसर लिखना पड़ेगा। पेयर में आंसर का मतलब 2,1 और 2,7 ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं 2,1 2,7। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 5,1 5,7। ठीक है, यहाँ पर कॉमा दे देंगे 5,1 और 5,7। हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर पहले ए है तो ए का पहला एलिमेंट के साथ बी का दो, बाकी दो है, यहाँ पर दो से ज्यादा भी होगा तो उस तरीके से, मान लो यहाँ पर एक 7 के बाद 5 भी होता तो 2 1 2 7 2 5 ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में हमें लिखना पड़ेगा। और इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट तो बोलेंगे ही, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, मतलब ये इसका नाम है, इस ऑपरेशन या एक्टिविटी का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये लिखा हुआ है। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर हम लोग ए और बी दोनों एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर ए बी का मतलब क्या है, ये जनरल फॉर्म बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे ए एक सेट है, ठीक है, उसमें मान लो एक एलिमेंट है जो भी हम लोग का ए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। और सिमिलरली अगर B बिलोंग्स टू B होता है, B एक सेट है उसमें मान लो एक एलिमेंट है B, B बिलोंग्स टू B है, तो A कॉमा B जब हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर में लिखना, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने पेयर यानी जोड़े में लिखा है ना, पेयर में लिखा है। ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद दूसरे सेट का सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से होना चाहिए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है, ये देखो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ये क्यों बोला है, क्योंकि अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर सेट में कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वही बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि हम लोगों को दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सारे सेट के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेना है, ये इस तरीके से, जिसमें ये पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पर एक मतलब जनरल फॉर्म लिया है, ए कॉमा बी अगर हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर आता है तो हमेशा ए बिलोंग्स टू पहले वाले सेट में और बी बिलोंग्स टू दूसरे वाले सेट में होगा। ठीक है,
वही चीज यहाँ पर बोला है, ऐसे करके डिनोट करना है। ए क्रॉस बी फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी हम लोग को हमेशा इस तरीके से लिखना है, ए कॉमा बी। ये देखो यहाँ पर बोल दिया ए कॉमा बी सच दैट, अब इसमें भी क्या होगा, ये देखो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये फॉर्मेट हम लोगों को जो है फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक फिर से यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, कैसे किया है, ए क्रॉस बी, तो 1 4 1 5, ये देखो 1 4 1 5, 2 4 2 5, ये देखो 2 4 2 5, 3 4 3 5, ये देखो 3 4 3 5, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है ए क्रॉस बी हमें अगर दे दिया है तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी दे दिया है 3 2 3 4, ये देखो ऐसे करके दे दिया है 3 2 3 4 5 2 5 4, तो ए कितना होगा, ए इक्वल टू कितना होगा, बी इक्वल टू कितना होगा, ये मैं फाइंड आउट करना है, हम यहीं से बता रहे हैं। देखो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा ए में जितने भी एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, बी का कैलकुलेशन का मतलब बी में जितने एलिमेंट है उसको लिखना है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है। और ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का कैसे होता है, ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का होता है ऐसे फॉर्मेट में, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू हमेशा ए होगा और बी बिलोंग्स टू हमेशा बी होगा। पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, यानी 3 ये ए का एलिमेंट होगा, फिर से 3 है तो 3 लिख दिया, फिर से 5 है 5 लिख दिया, फिर से 5 है 5 लिख दिया। बट ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि लास्ट दिन ही हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 3 और 5, सिर्फ 3 और 5 लिखना पड़ेगा, ये ऐसे मत लिख दो, ठीक है, सिर्फ 3 और 5। और बी सेट में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट में बिलोंग करेगा, 2 4 2 4, तो बस एक ही बार लिखना है 2 4, ठीक है। तो अगर हमें क्रॉस करके दे दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है, वहां से बोला है ए और बी फाइंड आउट करो, तो हम लोग जो भी फर्स्ट एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए होगा, सेकेंड एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स टू बी होगा, ये सारे पेयर ए कॉमा बी में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, ए कॉमा बी में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ए कॉमा बी निकाल सकते हैं, सॉरी ए क्रॉस बी से ए भी निकाल सकते हैं और ए बी से ए क्रॉस बी भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग का आंसर आ सकता है। यहाँ पर वही चीज बताया था। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू, ये देखो यही दे दिया है, ए का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने जो निकाला, यहाँ पर कहाँ चला गया, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, नहीं ये तो दे दिया था, अच्छा 3 और यहाँ पर 5, हाँ 3 5 और 2 4, चलो वही तो हम लोगों ने निकाला। फिर इसके बाद दिया है कि P का वैल्यू है 136, Q है 3 5, हम लोग को P क्रॉस Q निकालना है, तो P क्रॉस Q कैसे निकालेंगे, 1 3, ये देखो पहला ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 5 हो गया, फिर सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे 3 3 3 5, ये देखो 3 3 3 5। अच्छा, अब ये मत सोचो कि यहाँ पर रिपीटेशन हो गया, नहीं, क्यों रिपीटेशन नहीं हो गया, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखना पड़ता है, ऑर्डर्ड पेयर में ये P में बिलोंग करता है, ये Q में बिलोंग करता है, तो ये कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये P सेट का है और ये Q सेट का है, ये ऑर्डर्ड पेयर में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये सिंगल सिंगल एलिमेंट काउंट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो 3 3 3 5, फिर 6 3 6 5, ये देखो 6 3 6 5, प्रोडक्ट सेट कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को इसमें से क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट समझाया है जो कि हम तुम लोग को लिख के दिखाते हैं कि ये क्या बोला है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल में हमें P का वैल्यू दिया हुआ था 136 और Q का वैल्यू दिया हुआ था 3,5। अब हम लोगों ने कैलकुलेट किया P इंटू Q, मतलब क्रॉस, ठीक है, क्रॉस बोलना है 1 3 1 5। अब ये दोनों के बीच में कॉमा देना है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद यहाँ पर ये लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में जाना चाहिए, इसमें सेकंड ब्रैकेट नहीं देना है, क्योंकि ये पूरे सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है, 1 3 एक एलिमेंट है, 1 5 एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर 3 3 3 5, अच्छा इसके बाद 6 3 और 6 5, ठीक है, 6 3 और 6 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को अगर पूछा जाए कि कार्डिनल नंबर ऑफ एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना है, तो क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो कि इसमें कितने सारे मेंबर हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ मेंबर, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट दिन जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर एन ऑफ कैसे निकाला जाता है, तो बोल सकते हो पी क्रॉस क्यू में कितने सारे मेंबर्स हैं, बोल सकते हो कितने सारे मेंबर्स हैं,
मेंबर्स ऑर्डर्ड पेयर में है, मेरा जो लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखो, हर एक मेंबर्स ऑर्डर पेयर में है, एक एक ऑर्डर पेयर एक एक मेंबर को डिनोट करता है, ठीक है, मैंने बता दिया एक एक ऑर्डर पेयर एक एक मेंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ कितने सारे मेंबर है, नंबर बताओ, बोलो कितने सारे मेंबर हैं, यहाँ पर कितने सारे मेंबर है, ये जो P क्रॉस Q में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने सारे हैं, बोलो। बोलो ना, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, मैंने तो बोल भी दिया ऑर्डर पे। हाँ बोलो। 6 करेक्ट, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक एक ऑर्डर्ड पेयर एक एक मेंबर होगा, ये मैंने पहले ही बोला, इसी तरीके से हमें काउंट करना है। अच्छा, अब एन ऑफ पी कितना है, एन ऑफ पी 3 है, ठीक है, एन ऑफ क्यू कितना है, एन ऑफ क्यू कितना है, एन ऑफ क्यू हम लोग का है 2, ठीक है, एन ऑफ क्यू 2 है। अच्छा, इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू होता है। कैसे, ये देखो 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया 6, तो एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना आंसर आ जाएगा, एन ऑफ पी क्रॉस क्यू का आंसर आ गया 6। क्या ये करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी दो सेट लेके उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसमें जितने भी सारे मेंबर्स बने हैं उसका काउंटिंग करते हैं, और उसको अगर इंडिविजुअली उस सेट में जितने सारे मेंबर है, जैसे कि जिस दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं उन दोनों सेट का कार्डिनल नंबर, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ये इसका कार्डिनल नंबर, ठीक है, अगर हम लोग दोनों में मल्टीप्लीकेशन करें, P क्रॉस Q का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और P और Q में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इंडिविजुअली, वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा। ये हमें ये चीज बता रहा है, और इसका तुम लोग को ये इससे ना छोटा छोटा क्वेश्चन, मतलब इससे एमसीक्यू बनता है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए। अच्छा, अब इस पे हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट देख सकते हैं, तो इससे ये देखो ऐसे लिख लो, P क्रॉस Q अगर दो सेट है तो एन ऑफ P इंटू एन ऑफ Q हमेशा होगा, ठीक है, ये हमेशा होगा, ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब और एक चीज देखना है कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P होता है। अब ये क्या है, नया चीज बोल रहा है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये एक बात नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने P क्रॉस Q तो कैलकुलेट किया है, अब इसी एग्जाम्पल से Q क्रॉस P कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, Q क्रॉस P कैलकुलेट करेंगे। Q का वैल्यू क्या है देखो 3 5, तो पहले Q है तो पहले Q ही लिखना पड़ेगा, अगर पहले P लिख दोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद P लिखना है 1 3 6, 1 3 6, ठीक है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर में 3 1 3 3 3 6, तो ये लिख दिया देखो 3 1 3 3 3 6। अच्छा, फिर 5 1 5 3 5 6, 5 1 5 3 और 5 6, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि P क्रॉस Q हम लोग का कितना आया था, देखो P क्रॉस Q में आया था 1 3, और यहाँ पर क्या आया है, पहला एलिमेंट का बात करें 3 1। अच्छा, क्या 3 1 कहीं और दिख रहा है हम लोग को, नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखो ये कोई भी दो चीज इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें जो भी है यहाँ पर भी वो होना चाहिए, तभी ना वो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 1 3 1 5 है, यहाँ 3 1 1 5 तो है नहीं, 5 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 3 है, तो 3 3 यहाँ भी है, तो हम लोग सोचेंगे कि ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, हम वो भी बताते हैं। देखो ये इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ये बिलोंग्स टू क्यू है, 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 और ये बिलोंग्स टू क्यू है। और यहाँ पर अगर देखो ये बिलोंग्स टू पी है, ये वाला बिलोंग्स टू पी है, ये बिलोंग्स टू पी है,
ये P का आइटम है, ये P का आइटम है, ये P का आइटम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सारे पहले आइटम P से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाकी सारे डिजिट में तो हमें दिख रहा है 1315356365, ये हमारा मैच नहीं हो रहा है, ये 56 है, ये 53 है, 51, लेकिन 33 में हमें लगेगा कि एक एलिमेंट तो बराबर है, यहाँ भी 33 है और यहाँ पर भी 33 है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, तुम लोग देखोगे पी क्यू में भी तुम लोग को ये कॉमन बात मिला और क्यू क्रॉस पी में भी ये तुम लोग को कॉमन बात मिला, बट ये कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पी क्रॉस क्यू होता है तो 3 बिलोंग्स टू पी और 3 बिलोंग्स टू क्यू, लेकिन जब क्यू क्रॉस पी हो रहा है तो 3 बिलोंग्स टू क्यू और 3 बिलोंग्स टू पी, ठीक है। तो इसी वजह से भले ही 3 है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर पे जो है डिपेंड करता है। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का पहले वाले सेट का है, ये सेकंड वाले सेट का है। मतलब यहाँ पर ये Q को बिलोंग कर रहा है, ये P को बिलोंग कर रहा है, तो एक भी आइटम एक जैसा नहीं है। तो ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल से समझाया, कैसे भी करके देख लो, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। Q क्रॉस P और P क्रॉस Q कभी भी इक्वल नहीं होगा कोई भी दो सेट के लिए। अच्छा, क्या P क्रॉस Q से लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, तुम लोग एक लिख लो, बी लिख लो, तो कंक्लूजन इतना ही निकल के आता है कि अगर कोई भी दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एक बार P क्रॉस Q और एक बार Q क्रॉस P, या फिर A क्रॉस B, B क्रॉस A, या फिर X क्रॉस Y, Y क्रॉस X, जैसे भी लिखो, ठीक है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू n ऑफ P इंटू n ऑफ Q करते, वो इक्वल होगा। और एक इक्वल पॉइंट देखो, अगर हम लोग n ऑफ P क्रॉस Q देखते हैं, कितना आया था 6, और देखो n ऑफ Q क्रॉस P देखो, वो भी हम लोग का कितना आ गया, 6 आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, n ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू n ऑफ Q क्रॉस P, ठीक है। बाकी चीज तो समझाने के लिए है ताकि तुम लोग को समझ में आए, लेकिन याद क्या रखना है, याद हमें ये मेन 3 चीज रखना है। n ऑफ P क्रॉस Q, n ऑफ P, n ऑफ Q बराबर होता है। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P कभी भी इक्वल नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने चेक किया। लेकिन n ऑफ P क्रॉस Q और n ऑफ Q क्रॉस P मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट, ठीक है, सेम सेट है। P Q जो था, Q P भी वही है। दोनों सेट पे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर सेम नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज हमारा जो है काम में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो एमसीक्यू ये 3 पॉइंट पे जो है बेस करेगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है, लेकिन समझना जरूरी है, नहीं समझ के ना सिर्फ ऐसे पढ़ के याद नहीं रखा जा सकता है। तो ये हम लोग का हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट समझाया था ना, वो मैंने अपने एग्जाम्पल से समझा दिया, वही सेम एग्जाम्पल ही है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट प्रोडक्ट सेट। अब प्रोडक्ट सेट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन के लिए प्रोडक्ट सेट नहीं पता है तो हम लोग रिलेशन फंक्शन नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, तो पहले रिलेशन सीखेंगे, रिलेशन क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझाने में आसानी रहेगा। एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 4 5। मैंने अपने हिसाब से सेट लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5। इससे क्या होता है, समझने में आसानी होता है, कोई अलग अलग डिजिट लेके फायदा नहीं है, रैंडमली डिजिट ले लिया 1 2 3, यहाँ पर 4 5। अब क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे ही रिलेशन पता चलेगा, क्योंकि रिलेशन का डेफिनेशन हमें जो बोला है वो उसी पे बेस्ड है। तो डेफिनेशन बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम समझाते हैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अच्छा, अब हम एक रिलेशन लिखते हैं जिसका नाम देते हैं R1, और उसमें मैंने क्या लिखा, उसमें मैंने लिख दिया 1,5, ठीक है, और 2,4 ये लिख दिया, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, यहाँ से देख के लिखा।
अब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आराम से बोल सकते हैं कि जो A क्रॉस B हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से हम लोगों ने दो एलिमेंट यहाँ पर लिखा जिस सेट का मैंने नाम दे दिया R1। तो R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। ये हमें ये इंप्लाई करता है कि R1 इज सच दैट A बिलोंग्स टू B। ठीक है, R1 is such that A belongs to B, sorry, A is relation with B, A is a relation with B। देखो यहाँ पर हम समझाते क्या बोला है, any subset of the product set X dot Y, any subset of the product set X dot Y। तो प्रोडक्ट सेट मैंने X Y की जगह A B ले लिया। any subset यानी कि ये वाला देखो, कोई भी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट सेट। अब प्रोडक्ट सेट का नाम X वाई रखो या फिर ए बी रखो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, ठीक है, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट x डॉट y इज सेड टू बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम x टू y। ये बोला जाता है कि ये x और y में रिलेशन डिफाइन कर रहा है। ये देखो रिलेशन डिफाइन कर रहा है a से b का, ठीक है, रिलेशन डिफाइन कर रहा है a से b का। and any relation from x to y in which no two different ordered pairs have the same first element is called function। फंक्शन बाद में समझाते हैं। तो डेफिनेशन तो बस उतना सा ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को क्या समझना है, देखो हम डेफिनेशन को अपने हिसाब से समझा देते हैं। अगर हम लोग कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, फिर अगर हम लोग उसमें से कुछ एलिमेंट को लेके एक सबसेट बना लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि R1 जो है, R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसका मतलब जो है R1 क्या है, रिलेशन में है किसका, A से B का। ठीक है, R1 जो है वो रिलेशन बन गया A से B का। तो ये देखो वही बोला है, एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट इज सेड टू बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम X टू A। तो R1 इज डिफाइन द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन ये रिलेशन बिटवीन A टू B बताया जा रहा है। ठीक है, और एक सेट लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया R2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 4 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 5। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। यानी R, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं R2 सच दैट A is a relation with B। ठीक है, R2 is a relation from A to B, R2 is a relation from A to B, R2 का रिलेशन है A से B में। ठीक है, R2 is a relation of A to B, इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये रिलेशन में है। अच्छा, अगर हम ऐसा लिख देते हैं, R3 मैंने लिखा और यहाँ पर लिख दिया 1 4 और यहाँ पर लिख दिया 9 7। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन में होगा, पहला बात है कि R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि R3 A क्रॉस B का रिलेशन में है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R3 में एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि A क्रॉस B में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये इसका सबसेट नहीं हुआ। और रिलेशन में होने के लिए सबसेट होना जरूरी है। तो जब सबसेट नहीं हुआ तो R3 इज नॉट ए रिलेशन विथ A टू B, A टू B में R3 का कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन पढ़ने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका कोई सबसेट हम लोग लिख रहे हैं, ये देखो एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, अगर किसी प्रोडक्ट सेट का सबसेट कुछ है, ठीक है, इज सेट टू डिफाइन ए रिलेशन, उसको हम लोग उसका रिलेशन में है बताएंगे फ्रॉम X टू Y। रिलेशन में कैसे है, X टू Y, यहाँ पर बोलेंगे A टू B। ठीक है, अब उसके बाद देखो फंक्शन का पॉइंट आ गया, फंक्शन को भी उसी के साथ ऐड ऑन करके लिख दिया। फंक्शन समझाते हैं, फंक्शन का मतलब क्या होगा। यहाँ पर एक सेट लेते हैं, फंक्शन समझाने के लिए हम दूसरा सेट लेते हैं। 1 4 7 A ले लिया, B में ले लिया मैंने 2 6। ठीक है, अब A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस B में लिख दिया 1 2 1 6 4 2 4 6 7 2 7 6। ठीक है, ये हम लोग का A क्रॉस B हो गया। अच्छा, अब देखो फंक्शन में बोला क्या था, यहाँ पर एनी रिलेशन फ्रॉम X टू Y इन विच नो, जिसमें से नो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन। मतलब रिलेशन में ही फंक्शन बन जाएगा, जो रिलेशन में है वो फंक्शन में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। समझाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें एक रिलेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा R1, ठीक है, पहला रिलेशन, उसमें मैंने लिख दिया
1,2, ठीक है, और मैंने लिख दिया सपोज 1,6, ठीक है। क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल ये रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R1 जो मैंने रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है वो सबसेट है A क्रॉस B का, तो R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इससे ये इंप्लाई होता है कि R इज इन रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। A टू B में R का रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ये फंक्शन नहीं है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया 1 2 1 6, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। फिर से यहाँ पर उसी को लिखते हैं समझाने के लिए। ये देखो, वन टू वन सिक्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ जगह नहीं है तो मैंने फिर से यहाँ लिखा। ये रिलेशन में है बट ये लिखते हैं रिलेशन में है। हाँ रिलेशन में है, तो क्या ये फंक्शन में है? चेक करते हैं फंक्शन में है कि नहीं है। तो रिलेशन में होना पड़ेगा पहले, तभी फंक्शन होगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, बार बार ज्यादा डेफिनेशन पे ध्यान इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि डेफिनेशन पढ़ के याद रखना मुश्किल है, हम लोग समझ के ही याद रख सकते हैं। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट इज सेट टू डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम x टू y एंड एनी रिलेशन फ्रॉम x टू y इन विच, और या फिर कोई भी रिलेशन x टू y से जो भी रिलेशन बन रहा है जिसमें नो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड फंक्शन। अब ये फंक्शन है कि नहीं पता करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो रिपीट हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट इसमें ऐसे लिखो, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 इज रिपीटेड, या फिर बोल सकते हो मैच्ड, मैच हुआ है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट सेट का जो है रिलेशन सेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उसका सबसेट होगा, ठीक है। R1 उसका सबसेट होगा प्रोडक्ट सेट का, तो वो रिलेशन में होगा। अब रिलेशन में आने के बाद चेक करेंगे क्या वो फंक्शन में है। फंक्शन में होने के लिए रिलेशन में होना पड़ेगा। हाँ रिलेशन में तो है लेकिन फंक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? फंक्शन में होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो सबसेट हम लोग बना रहे हैं उसमें कोई भी फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग मुझे बताना कि सबसेट होगा कि नहीं। कौन से वाले एग्जांपल ले रहे हैं? ये A क्रॉस B का ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1642, यहाँ पर लिखते हैं 1642 और यहाँ पर 72, ठीक है। 72 7,2 ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये A क्रॉस B के रिलेशन में है कि नहीं। R2 जो है वो A क्रॉस B के रिलेशन में है कि नहीं। A क्रॉस B के रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि R2 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। क्या ये फंक्शन भी है? क्योंकि रिलेशन में है तो फंक्शन है कि नहीं हम लोग चेक कर सकते। क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी नहीं होगा अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा? बोलो, क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या रिपीट हुआ है? अगर रिपीट हुआ है तो नहीं होगा, अगर रिपीट नहीं हुआ है तो होगा। बोलो, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ये फंक्शन है कि नहीं? बोलो। हाँ मैम ये फंक्शन है। हाँ ये फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तुम लोग के दिमाग में आ सकता है कि सेकेंड एलिमेंट तो रिपीट हुआ है, तो सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन के लिए सेकेंड एलिमेंट रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का अगर रिपीटेशन होता है तो वो अलाउड है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। अगर फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन है तो वो रिलेशन में हो सकता है बट वो फंक्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकेंड एलिमेंट का अगर रिपीटेशन हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 1,2 4,2 और 4,6, ठीक है। मैंने किसका एग्जांपल लिया? यहाँ से ही लिया, इसी का रिलेशन बनाया। 1 2 लिया, यहाँ से 1 2 ले लिया, 4 2 ले लिया और यहाँ पर 4 6 ले लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये रिलेशन और फंक्शन दोनों है कि नहीं है?
रिलेशन में है कि नहीं और फंक्शन है कि नहीं। रिलेशन किस में ढूंढना है, ए क्रॉस बी में ढूंढना है। तो क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, बिल्कुल R3 वहीं से देख के तो मैंने लिखा, ठीक है। R3 जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर R3 ए क्रॉस बी का सबसेट है तो R3 जो है वो रिलेशन में है, ए से बी में रिलेशन में है। क्या ये फंक्शन होगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं मैम, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर जो है, इसके बाद देखो सेट थ्योरी में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद जैसे जैसे हम लोग रिलेशन फंक्शन में जाएंगे तो कुछ डेफिनेशन बेस्ड तो होगा ही, उसमें हम लोग को थोड़ा याद रखना है कि क्या क्या हमें बोला गया है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया रिलेशन एंड फंक्शन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे रिलेशन को आर सच दैट ए टू बी, वैसे फंक्शन को डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फंक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। तो ये फंक्शन को हम लोग एफ से डिफाइन करेंगे, तो ये आर टू भी है एज वेल एज एफ वन भी है। फंक्शन वन लिख दिया मैंने, ये फंक्शन वन भी है। अच्छा, नेक्स्ट बोला है डोमेन रेंज, ये सब समझने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो डोमेन रेंज को कैसे समझेंगे, देखो डोमेन और रेंज। तो फंक्शन को ना मैपिंग भी बोला जाता है, ये देखो यहाँ पर तुम लोग को लैंग्वेज मिल जाएगा। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, ये देखो ये लाइन देखो, इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग, ठीक है। तो फंक्शन तो अभी हम लोगों ने समझा कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू से। अब हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि मैपिंग जो है, मैपिंग या फिर फंक्शन, इसको हम लोग और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव वे में, ठीक है। ये तो कैलकुलेटिव वे नहीं था, तो यहाँ पर लिखेंगे मैपिंग और फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। फंक्शन यानी क्या होता है पता है, एक्टिविटी होता है। तो एक्टिविटी जो है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ही हमें करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी अपना एक्टिविटी करता है तो उसका अपना एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है। जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को तो कुछ रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करते ही है ना। जैसे क्या क्या होगा, इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो करना, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, तो ये सब क्या होता है, रूल्स होता है। तुम लोग भी अपना कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करते हो जब पढ़ते हो, तो ठीक है कि हम लोग जो है जैसे मैम बोल रही है वैसे करेंगे। तो ये सब जो है सेट ऑफ रूल्स, जैसे डॉक्टर का अपना रूल्स होता है, ठीक है। और जो है मतलब जैसे पुलिस का अपना रूल्स होता है कि पुलिस को क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। जब हम लोग रास्ते पे चलते हैं तो उसका भी तो एक रूल्स होता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि बीच में चलना स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी जब चलता है रोड पे तो उसका अपना रूल्स होता है, राइट में चलना है, लेफ्ट में चलना है, ठीक है। तो फंक्शन यानी कि एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक्टिविटी को हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे एक फंक्शन दे दिया है, सपोज फंक्शन यानी एक्टिविटी, जिसको हम लोग एफ से डिनोट कर सकते हैं। मैथ्स में फंक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अभी अभी तुम लोगों ने देखा मैंने एफ लिखा, ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं और एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। फंक्शन को हम लोग सिर्फ एफ से भी डिनोट करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं या फिर f ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब x कहाँ आ गया, देखो जब भी कोई एक्टिविटी होगा तो एक्टिविटी का दो पैटर्न होता है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उस पे हम लोग एक इनपुट देंगे तो हम लोग को एक आउटपुट मिलेगा। जैसे तुम लोग पढ़ोगे ठीक से तो तुम लोग का जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। अब वही चीज होता है कि इनपुट आउटपुट हमारा हर एक एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होता है। अब एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है लेकिन हमें एक्टिविटी करना क्या है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सपोज यहाँ पर फंक्शन ले लिया, दैट इज y, या फिर f ऑफ x, या फिर f, जो भी बोलो, वो मैंने ले लिया है x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर हम लोग को मैथमेटिकल एक्टिविटी करना है। हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2, ये आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देखना है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या क्या है, x का वैल्यू हम अपने मन से ले रहे हैं, 0 1 2 3 और 4, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, इनपुट ले लिया मैंने, ये सब इनपुट देंगे यहाँ पर, उस इनपुट को जो है एक्टिव करवाएंगे, फिर हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या हो रहा है। अगर 0 को मैंने यहाँ थ्रो कर दिया तो यहाँ पर फंक्शन यानी एक्टिविटी क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा +2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर किस चीज का आ रहा है, y का आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि 1 को मैंने यहाँ इनपुट के तौर पे दे दिया, तो 1 का स्क्वायर +2, ये आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा। 2 यहाँ पर भेज दिया तो 2 का स्क्वायर +2, तो ये 6 हो जाएगा। 3 यहाँ पर भेज दिया तो 3 का स्क्वायर यानी 9 + 2 11 हो जाएगा। और 4 को यहाँ पर सेंड कर दिया, 4 का स्क्वायर +2 यानी कि 16 + 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फंक्शन किया, दैट इज फंक्शन a to b। अब a b क्या हो गया, ये जो x का वैल्यूज है इसको हम लोग a सेट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे करके 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो y आउटपुट का सेट है उसको हम लोग b सेट में ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 11 18। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखो मैंने अभी क्या बताया तुम लोगों को, फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी जो है देख सकते हैं, जो कि मैपिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, कि हम लोग इसका अगर कैलकुलेटिव वे में देखें तो क्या होगा, तो ये देखो इनपुट सेट रहेगा एक, जिसको मैंने ए से डिफाइन कर दिया, एक आउटपुट सेट रहेगा। कुछ इनपुट देंगे, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा। अगर कुछ एक्टिविटी करोगे या तो कुछ तो आउटपुट आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, मीडियम आएगा, एवरेज आएगा, जो भी बोलो, तो कुछ भी एक्टिविटी करने से कुछ ना कुछ तो आउटपुट हमें मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 1 2 3 4 इस एक्टिविटी पे अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 2 3 6 11 18 मिला। यानी यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन हुआ वो ए और बी के बीच में हुआ। ठीक है, ए क्या है, इनपुट सेट, बी क्या है, आउटपुट सेट। इनपुट को हम लोग एक से भी डिनोट कर सकते हैं जब इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से देख रहे हैं, और जब सेट के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें भी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे पैटर्न में इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि सेट को ऐसे करके लिखा जाता है। अच्छा, अब इसका और क्या क्या नाम होता है, इनपुट सेट को बोला जाता है डोमेन। ठीक है, इनपुट सेट को क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ठीक है, एक्स लिख दिया, एक्स का मतलब भी इनपुट, ए का मतलब इनपुट सेट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम लिखवा रहे हैं याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा। डोमेन यानी कि इनपुट, ठीक है, डोमेन यानी कि इनपुट, या फिर इसका और एक नाम है प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज। और ये जो है इधर आउटपुट को हम लोग क्या बोल रहे थे, पहले y बोल रहे थे, फिर अगर उसको हम लोग सेट में लिख रहे हैं तो उसको हम b सेट से नाम दिए, तो मैंने यहाँ पर b लिख दिया है। ये डोमेन है इनपुट को, और आउटपुट को बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, आउटपुट को बोला जाता है कोडोमेन। अच्छा, ये इनपुट ये आउटपुट जस्ट इसके नीचे नीचे लिखा रहे ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। ठीक है, इमेज मतलब ये इमेज के पहले का कंडीशन और ये एक्टिविटी होने के बाद आउटपुट। आउटपुट को बोलेंगे क्या इमेज हुआ हमारा, एक्टिविटी करने के बाद हमारा इमेज क्या निकल के आया, तो इमेज ये निकल के आया, और ये इमेज के पहले का कंडीशन है तो प्री इमेज। तो इमेज यानी आउटपुट और इनपुट यानी प्री इमेज। अच्छा, और एक नाम होता है इसका, और एक नाम होता है दैट इज रेंज। ठीक है, तो आउटपुट का क्या क्या नाम होता है, आउटपुट का नाम कोडोमेन, आउटपुट, इमेज और रेंज भी होता है। क्या रेंज के हिसाब से यहाँ पर कोई नाम नहीं है, नहीं यहाँ पर नहीं है। इसका ऑपोजिट देख सकते हो, डोमेन मतलब इनपुट, कोडोमेन मतलब आउटपुट, इनपुट आउटपुट, प्री इमेज इमेज, लेकिन रेंज सिर्फ यहाँ पर ही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई जो है डेफिनेशन नहीं है। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ इमेज। ठीक है, ये मैंने अलग से इसीलिए लिखवाया, ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें डिस्कस हमें करना पड़ेगा कि रेंज एक्चुअली क्या होता है। रेंज और ये जो पॉइंट है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। रेंज और इमेज आउटपुट या कोडोमेन में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, वो हम बताते हैं क्या होगा। इसको ब्रैकेट में फिलहाल के लिए लिख लो, सेट ऑफ इमेज। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोडोमेन इज superset of range and range is subset of codomain। ये लाइन लिखो, हम समझाते हैं इस लाइन का मतलब, तभी ये मैंने लिखवाया हुआ है। ये लाइन पहले लिख लो, कोडोमेन इज सुपरसेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब समझते हैं। अच्छा, मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स या फिर वाई दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनपुट लिया
1 2 3 4। तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मिल गया मुझे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। अगर मुझे इनपुट सेट लिखना है जिसको हम ए से डिनोट करना चाहते हैं तो ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4। और अगर मुझे आउटपुट सेट को बी से डिनोट करना है, ठीक है, ये वैसे तो ये वाई हो गया, इसको हम लोग एक्स बोलेंगे, लेकिन अगर मुझे ये सेट के हिसाब से डिनोट करना है तो इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। 1 4 9 16 और यहाँ पर ये 16 ही है, लेकिन यहाँ पर मान लो मैंने और एक एलिमेंट ऐड कर दिया दैट इज 25। ठीक है, ये कैसे ऐड कर दिया? ये जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐड किया है। इस फंक्शन पे एक्टिव करने पे 25 नहीं आ रहा है, लेकिन आउटपुट सेट में मान लो हमारे पास एक 25 एलिमेंट भी है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया डोमेन, इनपुट सेट है। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? को डोमेन। लेकिन अगर मुझे रेंज निकालने के लिए बोले तो मुझे क्या लिखना चाहिए पता है? अगर मुझे रेंज निकालने के लिए बोलेगा तो मुझे 1 4 9 और 16 ही लिखना है। मतलब रेंज का मतलब हो गया ओनली सेट ऑफ इमेज। ठीक है, रेंज का मतलब हो गया ओनली सेट ऑफ इमेज, मतलब ऐसा सेट जहां पर सिर्फ इमेज ही दिखेगा हमारे इनपुट का। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है तो वो रेंज नहीं होगा, वो कोडोमेन जरूर हो सकता है। ठीक है, कोडोमेन जरूर हो सकता है, मतलब आउटपुट हो सकता है, लेकिन वो जो है हम लोग का रेंज नहीं कहलाएगा। रेंज में हमारा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो उसका इनपुट से आउटपुट में नहीं आया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हर एक इमेज का प्री इमेज होगा तभी वो हम लोग का रेंज कहलाएगा। ठीक है, तभी वो हम लोग का रेंज कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से हम समझाते हैं। ये देखो यहाँ पर पहले दिया हुआ है a to b then a is called the domain of f। ये देखो f एक फंक्शन है जिसमें रिलेशन a से b में है, तो a को बोलेंगे f का डोमेन, while b is called कोडोमेन। वो चीज मैंने तुम लोग को यहाँ पर सिंपल तरीके से समझा दिया। a हो गया डोमेन और b हो गया कोडोमेन। ठीक है, ये तभी होगा अगर a और b में एक रिलेशन के बाद एक फंक्शन भी जनरेट होता है। सेट f of a, यहाँ पर f of x such that x belongs to a is called range of a। क्या बोला है देखो, अगर हम लोग सेट ऑफ f of a निकाल रहे हैं, ठीक है, f of a मतलब हम लोग a यानी हम लोग का डोमेन सेट है ना, a यानी हम लोग का डोमेन सेट। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ a निकाल रहे हैं तो हम लोग तो फंक्शन ऑफ x ही निकाल रहे हैं, मैंने x लिखा है, f ऑफ x निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? x हमेशा a में बिलोंग करना चाहिए, तो a में x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ एफ बोलेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ एफ। अच्छा फिर यहाँ पर देखो ये तो सब लैंग्वेज दिया है, यहाँ एग्जांपल से देखो 1 2 3 4, तो एंड बी का वैल्यू दे दिया है 1 4 9 16 25। तो फंक्शन अगर ये दे दिया है, मैंने वही एग्जांपल दिया है, देखो फंक्शन दे दिया है यहाँ पर हम लोग का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 4 का स्क्वायर 16 होगा। देन क्लियरली ईच एलिमेंट इन ए हैज यूनिक इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट जो ए में है उसका एक यूनिक इमेज है बी में, मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब इमेज होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये इसका फंक्शन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये 25 यहाँ बताया नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया, शायद आगे किया होगा। यहाँ पर देखते हैं 25 के बारे में यहाँ पर नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया, लेकिन यहाँ देखो ले रखा है 25। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ से ही मैंने लिया है, तो ये 25 जो है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का इसका कोई यूनिक इमेज है नहीं, प्री इमेज है नहीं, मतलब 25 का कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, क्योंकि 2 स्क्वायर करने पे 4 आया और 3 स्क्वायर करने पे 9 आया, 4 स्क्वायर करने पे 16 आया, लेकिन 25 कैसे आया? 25 के लिए कोई पर्टिकुलर इनपुट है नहीं, वैसे वो बी सेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है ये हम लोग का
ये हम लोग आउटपुट सेट बोल सकते हैं, मतलब ये आउटपुट सेट या कोडोमेन कहलाएगा, लेकिन रेंज नहीं कहलाएगा। रेंज होने के लिए ये 25 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज लिखने से हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिकली वही सारे एलिमेंट को आउटपुट के तौर पे लिखना पड़ेगा जिसका इनपुट है। लेकिन अगर ऐसा कोई एलिमेंट लिखा हुआ है जिसका इनपुट नहीं है तो उसको, लेकिन उसमें बाकी आउटपुट जरूर है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो 14916 इसका प्री इमेज है, ठीक है, लेकिन इसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये जो सेट बना इसको हम लोग कोडोमेन सेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे रेंज प्रिपेयर करना है तो सिर्फ प्री इमेज जिसका है वही सारे एलिमेंट लिखना पड़ेगा, तभी वो रेंज होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया तुम लोग को। आगे देखेंगे और भी अगर ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा तो हम लोग इससे डिफाइन कर सकेंगे। तो मुझे लगता है और भी एग्जाम्पल मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। अच्छा, अब फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि रेंज और कोडोमेन में एक छोटा सा डिफरेंस जरूर होता है। रेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें सेट ऑफ इमेजेस ही लिखना है जिसका एक यूनिक इनपुट होगा। अच्छा, अब देखो यहां पर बोला है टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन देखो वन वन फंक्शन, ठीक है, यहां पर लिखते हैं वन वन फंक्शन, या फिर इसका और एक नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन छोड़ो, हम अपने हिसाब से समझाते हैं। देखो वन वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, तो वन वन फंक्शन का मतलब हो गया जैसे कि एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 4 6, ठीक है। तो ये इनपुट सेट है और ये आउटपुट सेट है, ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया है। अच्छा, अब इसको हम लोग अगर किसी फंक्शन में पास करते हैं, फंक्शन मुझे क्या लेना है, फंक्शन ले लेते हैं हम 2x, ठीक है। तो अगर 1 पास करवाएंगे इनपुट के बेसिस पे तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर हम इनपुट में 2 देते हैं तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर हम इनपुट में 3 देते हैं तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो इसको, ये फंक्शन को हम अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहे तो कैसे लिखना पड़ता है, इनपुट कॉमा आउटपुट बेसिस पे, ठीक है। तो 1 कॉमा 2 मतलब 1 इनपुट देने से 2 आउटपुट आया। अच्छा, 2 कॉमा 4 ऐसे करके लिखा जाता है, 3 कॉमा 6, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इनपुट कॉमा आउटपुट पेयर में हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं हर एक एलिमेंट ए के लिए, ए में जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैंने 3 एलिमेंट लिया, सबके लिए एक यूनिक आउटपुट है। मतलब ऐसे लिखते हैं डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। हर एक ए के एलिमेंट के लिए बी में एक अलग इमेज बन रहा है, ठीक है। इसको फंक्शन को कैसे दिया जाता है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ऐसे सर्कल्स यूज किए जाते हैं। तो ये अगर मेरा इनपुट सेट है, ये अगर मेरा आउटपुट सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें है 2 4 6, तो फंक्शन को कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ए का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, ठीक है। हर एक डिफरेंट एलिमेंट ए में डिफरेंट इमेज जो है बी में हमें दिख रहा है। तो तुम लोग सोचोगे ये तो डिफरेंट ही होगा, यहाँ 4 देंगे तो कुछ और आएगा, 5 देंगे तो कुछ और आएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1 देने पे 2 आया, 2 देने पे भी 2 आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर हम एक इनपुट सेट लेते हैं 1 2 3 4। पहले एक काम करते हैं, ऐसे फंक्शन से समझाते हैं। पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है -1 टू दी पावर एक्स, अगर ऐसा फंक्शन है। अब हम इनपुट क्या देना चाहते हैं, मैंने दे दिया 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर 1, तो -1 ही आएगा। अच्छा, अगर हम 2 दे देते हैं तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। अगर हम 3 देते हैं इनपुट तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कुछ और जैसे कि 4 दे देते हैं तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख लेते हैं 1 2 3 और यहाँ मैंने 4 लिख लिया, तो -1 1 -1, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं -1 1
-1। अगर मैंने 4 लिख दिया तो 1 आ गया। तो देखो यूनिक इमेज नहीं आया। प्री इमेज तो यूनिक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन इमेज यानी कि आउटपुट यूनिक नहीं आया। कैसे हुआ? ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बना, ये देखो 1 2 3 4 और -1 और 1 ही आया, घूम फिर के -1 और 1 ही आ रहा है। मतलब 1 इनपुट देने पे क्या आया? -1 आया। 2 इनपुट देने पे क्या आया? +1 आया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 3 इनपुट देने पे क्या आया? 3 इनपुट देने पे -1 आया। 4 इनपुट देने पे क्या आया? 1 आ गया। तो यहाँ पर ये जो है ये हम लोगों का एक यहाँ पर हर एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो -1 इज आउटपुट फॉर -1 इज आउटपुट फॉर 1 एंड 3 और +1 इज आउटपुट फॉर +1 इज आउटपुट फॉर 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? नॉट 1 फंक्शन, ठीक है। क्योंकि 1 फंक्शन का कंडीशन क्या है? 1 फंक्शन का कंडीशन ये है कि हर एक इनपुट के लिए एक अलग आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, तब हम लोग इसको बोलते हैं 1 फंक्शन। तब हम लोग इसको बोलते हैं 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और एक नाम क्या है? इंजेक्टिव। लेकिन अगर हम लोग का डिफरेंट एलिमेंट नहीं आता है तो वो 1 फंक्शन नहीं होगा। देखो अब डेफिनेशन पढ़ने से समझ में आएगा। अगर एक फंक्शन है a टू b, इफ डिफरेंट एलिमेंट इन a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b, a में जितने भी अलग अलग एलिमेंट है सबके लिए अगर b में अलग अलग इमेज बन रहा है, देन f इज सेड टू बी 1 और इंजेक्टिव फंक्शन और मैपिंग। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो 1 फंक्शन है। तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हम लोग को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेना है तो ही हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? हर एक यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए। लेकिन इनपुट के लिए 1 के लिए भी जो आउटपुट है और 2 के लिए भी वही है या फिर 3 के लिए भी वही है, तो वो 1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, बस यही वाला लास्ट करवाएंगे आज। ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन ये क्या होता है? देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 और बी में ले लिया मैंने 1 और -1, ठीक है। और फंक्शन है -1 टू दी पावर x, सेम वही वाला एग्जांपल लिया -1 टू दी पावर x। अच्छा, तो अगर हम लोग फंक्शन को एक्टिव करवाते हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का इनपुट सेट है। तो इनपुट में मुझे क्या देना है? सबसे पहले मुझे 1 देना है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? 1 -1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 2 देंगे तो आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा, 3 देंगे तो आउटपुट में मुझे -1 मिलेगा, 4 देंगे तो आउटपुट में मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर हम लोग यहाँ पर सर्कल में वही सेम एग्जांपल है जिसमें हम लोग का ये वाला कैलकुलेट हुआ ना कि ये 1 फंक्शन नहीं है, सेम एग्जांपल से ही हम सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन को समझा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने लिखा -1 और 1 क्योंकि दो ही हम लोग का जो है आउटपुट है। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर कैसे चेक करना है? यहाँ पर हमें चेक करना है आउटपुट से इनपुट, ठीक है। -1 का इनपुट है 1, ठीक है, और -1 का इनपुट है 3 और 1 का इनपुट है 2 और 1 का इनपुट है 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये कैसा फंक्शन हुआ? ये ऑन टू हुआ। क्यों हुआ ऑन टू? का डेफिनेशन देखो तो समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट इन बी, बी मतलब कौन सा? जो है आउटपुट सेट, हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए, कम से कम ए में उसका एक प्री इमेज होना चाहिए, देन एफ इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन। बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट इन बी, बी में जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इन बी एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए,
तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 बोला है, यानी 1 से ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम था ना, 1 से ज्यादा होने से तो फिर वो 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि आउटपुट का कम से कम एक इनपुट होना चाहिए। इसका सीधा सीधा लैंग्वेज तो यही हो गया ना कि आउटपुट का, क्योंकि बी में जो भी है वो आउटपुट है, आउटपुट का कम से कम एक इनपुट होना चाहिए। प्री इमेज का मतलब इनपुट होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एवरी एलिमेंट in B, that is output set, has at least one pre-image in A, that is input set, that is input set। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो यहाँ पर +1 का हमें आउटपुट से इनपुट देखना है, इसीलिए देखो मैंने एरो ऐसे लिखा है। 1 का जो इनपुट है, 1 का जो प्री इमेज है वो है 2,4 और -1 का जो प्री इमेज है वो है 1,3। ठीक है, ये क्या है, ये इमेज है और ये क्या है, प्री इमेज है। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि इमेज का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ तो एक से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का हो गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर रेंज का देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग रेंज को डिफाइन करना चाहे, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। देखो कोडोमेन का मतलब है जितना भी हम लोग का जो है आउटपुट होगा वो कोडोमेन हो जाएगा। ये देखो आउटपुट में हम लोग का क्या आया है, 2 ही आउटपुट आया है, +1 और -1। ठीक है, रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर +1 -1, यहाँ रेंज और कोडोमेन जो है इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इसका ऑपोजिट देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखा कि ये 1 फंक्शन है बट ये 1 फंक्शन नहीं है, तो वैसे ही ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन कौन सा ऐसा फंक्शन का एग्जाम्पल होगा जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये देखो कौन सा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया +1 -1 और यहाँ ले लिया 16। ठीक है, सेम फंक्शन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, यही वाले फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, +1 जो है, +1 का इनपुट क्या है 1। ठीक है, और यहाँ पर 4 और -1 का क्या है 2 और सॉरी थोड़ा सा गलत दिखा दिया मैंने, यहाँ पर +1 का हम लोग का हो जाएगा 2 और 4 और -1 का हम लोग का हो गया 3 और 1। ठीक है, लेकिन 16 का यहाँ कोई प्री इमेज नहीं दिख रहा है। सेम इसी फंक्शन पे क्या है, कौन से फंक्शन पे क्या है वो हम लिख देते हैं। फंक्शन मैंने लिया है यहाँ पर -1 टू दी पावर x और ये सारे इनपुट दिए तो मुझे यही आउटपुट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर ऐसा कोई फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 16 का कोई प्री इमेज नहीं है, एज नो प्री इमेज फॉर 16, नो प्री इमेज फॉर 16 का कोई प्री इमेज नहीं है इस फंक्शन के बेसिस पे, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्री इमेज है उसका कम से कम एक इमेज होना पड़ेगा। तो 16 का कोई इमेज नहीं है, नो सॉरी 16 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो नो प्री इमेज फॉर 16। ठीक है, तो इसीलिए ही हम लोग का ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोडोमेन लिखेंगे, कोडोमेन हो जाएगा हम लोग का 1 -1 और 16 आउटपुट से। ठीक है, और रेंज हम लोग का क्या हो जाएगा, रेंज हम लोग का हो जाएगा 1 और -1, क्योंकि सेट ऑफ इमेजेस जो है वो रेंज होता है। सेट ऑफ इमेज, ये इमेज है क्योंकि इसका प्री इमेज है, ये इमेज है नहीं होगा, ये सिर्फ आउटपुट कहलाएगा क्योंकि इसका प्री इमेज नहीं है। अगर इमेज प्री इमेज का रिलेशन होगा तो ही नाम इमेज प्री इमेज से होगा, अदरवाइज आउटपुट कहलाएगा। तो ये पूरा आउटपुट है और ये इमेज है। ठीक है, ये देखो ये वाला जो है ये पूरा आउटपुट है। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या है, ये दोनों मिला के है हम लोग का इमेज। लेकिन 16 इमेज में नहीं आता है क्योंकि वो उसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो रेंज और डोमेन में बस इतना सा ही फर्क है। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होता है। ठीक है, और अगर कभी रेंज इक्वल टू डोमेन हुआ, कोडोमेन हुआ,
तो क्या फर्क है? देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल हुआ, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि रेंज अगर नॉट इक्वल टू कोडोमेन है तो ये होगा नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन हुआ तो वो ऑन टू फंक्शन जरूर होगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन होगा तो ही रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा। क्यों? क्योंकि तब क्या हो जाएगा, अगर ये ऑन टू फंक्शन होने के लिए सारे इमेजेस का प्री इमेज होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर सारे इमेजेस का प्री इमेज है तो वो रेंज भी होगा, कोडोमेन भी होगा। इसीलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। तो भले ही रेंज का मतलब आउटपुट माना जाता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर समझाने का कोशिश किया। अब देखो इसके बाद तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं।